जय माता दी। आज की सामान्य ज्ञान की क्लास में यानी जीके की क्लास में हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो प्राचीन भारत का इतिहास, वो हमने क्यों शुरू किया ये डिस्कस आज हम करेंगे। देखिए, भारत यानी इंडिया, हमारा भारत उत्तर में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। हमारा भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है? उत्तर में हिमालय से और लेकर दक्षिण में समुद्रों तक फैला हुआ है। दक्षिण में कहां तक फैला हुआ है? समुद्रों तक। अब देखिए, इसका जो भारत का इतिहास का जो शुरू में पता चलता है वो महाकाव्य व पुराणों से चलता है। महाकाव्य व पुराणों से यानी पौराणिक कथाओं से और जो हमारे काव्य हैं उनसे पता चलता है। इन महाकाव्य और पुराणों में भारत को भरतों का देश कहा गया है। भरतों का देश, भारत को किस नाम से महाकाव्य और पुराणों में पुकारा गया है? भरतों का देश। और जो इसमें निवास करते हैं उनको भारती, उनको क्या कहा गया? भारती, जिसका अर्थ है भरत की संतान। भरत की संतान। तो भारत महाकाव्यों और पुराणों में भरतों का देश कहा जाता है और यहां पर रहने वालों को भारती, और भारती का अर्थ होता है भरत की संतान। देखिए, प्राचीन भरत जो था वो प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन जो कबीला था उसका नाम क्या था? भरत। और फिर भारत का जो है जम्बू द्वीप भी नाम से पुकारा गया। जम्बू द्वीप नाम से भी इसको पुकारा गया है। तो जम्बू द्वीप क्यों पुकारा जाता है ये भी आपको बेहद जानना जरूरी है। जम्बू का मतलब होता है जामुन। जम्बू का मतलब क्या होता है? जामुन। और यहां हमारे इस देश में जामुन के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। जामुन के वृक्ष अधिक संख्या में हैं, इसलिए इनको जम्बू वृक्षों का या जामुन के वृक्षों का द्वीप भी कहा जाता है। अब प्राचीन जो ईरानी है, प्राचीन जो ईरानी थे उन्होंने प्राचीन ईरानी में हिंदू कहा गया। हिंदू। अब देखिए, हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू किसका शब्द है? फारसी भाषा का। और यूनानी में इसे इंदे कहा गया है। यूनानी में इसे इंदे कहा गया। तो इंदे और हिंद
अरब में इसे हिंद कहा गया है और मध्यकाल में इसे फिर हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। लेकिन आपको यह बेहद जानना जरूरी है कि यूनानी में इसे इंदे कहा गया जब अंग्रेजों का यहां शासन था। अंग्रेजों का भारत में शासन था, तब उन्होंने इंदे शब्द का ही प्रयोग करते हुए वो इन्हें हमारे भारतीयों को इंडियन या हमारे देश को इंडिया के नाम से पुकारने लगे। अब देखिए, हमारे भारत में जो मुख्य जातियां हैं वो कौन कौन सी विकसित हुई पाई गई हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पहली जाति है या नस्ल है। दूसरी पैलियो मेडिटेरियन, तीसरी काके साइड और चौथी जो जाति है वो निग्रोएड और पांचवी जो जाति है वो मंगोलायड। तो भारत में कौन कौन सी मुख्य जातियों हैं या किन जातियों की प्रमुखता पाई जाती है, यह आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं हम कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि प्राचीन भारत का इतिहास के जो स्रोत हैं वो हमारे धर्म ग्रंथ, पहले क्या है? धर्म ग्रंथ, दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे आपके जो स्रोत हैं वो है हमारे विदेशियों का विवरण, जिन्होंने हमारे देश पर राज्य किया या जो हमारे देश में भ्रमण करने आए, वो विदेशियों के विवरण से, उनके लेखों से हमें प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है। एक पुरातन संबंधी साक्ष्यों से, पुरातन या पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से अब देखिए, पुरातन संबंधी साक्ष्य क्या थे कि जब इतिहासकारों ने अनेक सभ्यताओं की खोज की तो उस समय उन्होंने खुदाई की और खुदाई से मिले हुए अवशेष और चिन्हों को जिस विभाग में रखा जाता है वो पुरातत्व विभाग कहलाता है। अब आपको सबसे पहले यह समझना है कि मैंने पिछली वीडियो में यह बताया कि हमारे वेदों का सबसे ज्यादा महत्व है। वेदों से हमें सबसे ज्यादा प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है और वेदों के रचयिता जिन्हें माना गया वो कृष्ण देवपारायण वेद व्यास थे। कृष्ण देवपारायण वेद व्यास। अब देखिए, सबसे पहले मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया, जिसमें आपको पहला वेद बताया मैंने आपको ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में मैंने आपसे कहा कि इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल बताए? 10 मंडल। मैंने इसमें आपको 128 सूक्त बताए, 128 सूक्त हैं
और इन सूक्तों में 11 सूक्त सम्मिलित है। तीसरा मैंने आपको बताया कि इसमें 10,462 ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं। अब ऋचाएं क्या होती है, ये पिछले वीडियो में आपके प्रश्न उभरा होगा दिमाग में, तो मैं बता देता हूं कि मंत्र जो होते हैं, मंत्र जो उच्चारण किए जाते हैं, जो वेदों में लिखे होते हैं, उन्हीं को ऋचाएं कहते हैं। अब यहां तक, इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि 8वें मंडल, जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है, उसमें हस्तलिखित ऋचाएं मिली है। क्या मिली है? हस्तलिखित, हाथ से लिखी हस्तलिखित ऋचाएं, यानी मंत्र है। इन मंत्रों को या इन ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इनको किस नाम से पुकारा जाता है? खिल। अब देखिए, चातुष्क वर्ण में समाज की कल्पना हमारे इस वेद में की गई। कौन से समाज की? चातुष्क वर्ण समाज की, इसमें कल्पना की गई। वेदों में किसकी कल्पना की गई है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछे तो चातुष्क वर्ण समाज की कल्पना की गई, जिसमें पुरुष को प्रधान माना गया है। यानी ये पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, पुरुष प्रधान है। इसमें सत्ता किसकी मानी गई? पुरुष की मानी गई है। अब देखिए, पुरुष की उत्पत्ति कैसे मानी गई? पुरुष की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं, मुख और जंघाओं और चरणों से, मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चौथा चरणों से, इन 4 से पुरुष की उत्पत्ति हुई है। और पुरुष को पौरुष के आधार पर ही 4 वर्ण बनाए गए। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, तो कर्म के आधार पर, पौरुष के कर्म के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए। पहला वर्ण था ब्राह्मण, जो शिक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाले थे, ज्ञान देने वाले थे, उनको ब्राह्मण कहा गया। और जो व्यापार में लीन रहते थे, यानी शिक्षा जो देते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा गया। और जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहे गए, महाजन जिन्हें कहा जाता है। और जो निम्न जाति के, जो निचले वर्ग के थे, उनको शूद्र कहा गया। निम्न वर्ग के लोगों को, निम्न श्रेणी के काम करने वालों को शूद्र कहा गया। अब देखिए, इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि ऋग्वेद में इंद्र को ईश्वर मानते हुए 250 ऋचाएं यानी मंत्र हैं। और
अग्नि को देवता मानते हुए मैंने 200 आपको ऋचाएं बताई। तो आगे मैं एक बात भूल गया कि 4 जो वर्ण थे उनमें पहला ब्राह्मण था, दूसरा शूद्र था, तीसरा वैश्य था और चौथा क्षत्रिय। जो युद्ध में या जो राज्य करता था वो क्षत्रिय कहलाए। जो राजकाज को संभालते थे यानी जो सर्वोपरि सत्ता जिन पर थी वो क्षत्रिय थे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक बार हल्का सा ऋग्वेद का रिवीजन कराया और प्राचीन भारत के बारे में हमने बताया और ये बताया कि हमारा जो भारत का इतिहास है वो 3 चरणों में बांटा गया है। एक प्राचीन, जिसे हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा आप जो पढ़ोगे वो मध्य भारत का इतिहास और तीसरा जो आप पढ़ेंगे वो आधुनिक काल, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।